कहा सुना जाता है कि बहुत पहले के दौर में पिच्चल पैरियां एग्जिस्ट करती थी। वो लोगों के बीच में ही छुप के रहती थीं और रात बरात में बच्चों या कमजोर लोगों को गायब कर देती थी और उनका फिर कभी पता नहीं चलता था। 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कई सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान के लिए चल पड़े। कई मुश्किलात का सामना भी किया। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों की जानें गंवा दी। बहुत सारे लोग छुपते छुपाते जगह जगह स्टे करके पाकिस्तान पहुंचे। उन्हीं में मेरी नानी की फैमिली भी शामिल थी। मेरी नानी और उनके साथ जो लोगों का काफिला हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए चला, वो एक रात को एक ऐसी जगह पे रुक गया आके, जो इलाका किसी जंगल और पहाड़ियों के बीच में था, जहां पे टेंट्स लग सकते थे। सबने डिसाइड किया कि यही वो जगह है जहां पे हम रात गुजार सकते हैं। बड़े बड़े टेंट्स निकाले गए, सबके लिए जगहें बनाई गईं, आग लगाई गई ताकि रोशनी हो सके और कुछ लोगों को पहरेदारी पर बिठाया गया। बाकी लोगों को आराम करने के लिए जगह फराहम की गई। मेरी नानी उस वक्त बहुत छोटी थी, 15-16 बरस की, और उनके बाकी सब बड़े बहन भाई थे, जो कि एक टेंट में मेरी नानी, उनकी बहनें और खाला अम्मी सोए थे और बराबर वाले टेंट में भाई सो रहे थे और उनके वालिद बाहर 2 मर्दों के साथ निगरानी कर रहे थे। अब जैसे जैसे रात गहरी और सन्नाटेदार होती गई, वैसे वैसे जंगल में मौजूद जानवरों की आवाजें भी बुलंद होती गईं। करीबन 1-2 बजे के करीब मेरी नानी की बहन की आंख खुली तो वो लेटी ही रहीं और दोबारा नींद आने का इंतजार करती रहीं कि अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे कदम से चल रहा हो और आगे जाके रुक जाता हो। पहले तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आगे जहां आग जल रही थी वहीं से बातों की आवाज आ रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ लोग जो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं वो होंगे। लेकिन चंद ही मिनट बाद दोबारा चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। इस दफा जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो टेंट के बाहर आग की रोशनी जो टेंट में ही आ रही थी, उसके साए में कोई 2 औरतें खड़ी का इशारा कर रही है और उनके बाल खुले हैं, कद लंबे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ये सब देखकर एक झुरझुराहट सी मेरी नानी में दाखिल हुई। ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतनी देर में उन्होंने अपनी वालदा को हाथ मार के उठाया। वालदा उठी तो उनको खामोश रहने का इशारा किया और बाहर की तरफ पॉइंट करके बताया कि वो देखें। जहां वो औरतें खड़ी थी, वो 2 औरतें बिल्कुल खामोशी में खड़ी अंदर झांक रही थीं
और ये दोनों बाहर देख रही थीं। अंधेरे में नजर तो नहीं आया, लेकिन शायद उनको लगा कि कोई औरतें ही हैं जो सोने की जगह तलाश कर रही हैं। लेकिन उनमें से एक औरत जैसे ही अंदर आई और उसके चेहरे पर जल रही आग की रोशनी पड़ी, तो मेरी नानी की अम्मी को समझ आ गया कि ये कोई आम औरतें नहीं, और उन्होंने खड़े होते ही शोर मचा दिया। अब सिवाय वहां से भागने के उनके पास कोई और चारा तो था नहीं। वो दोनों पिच्चल पैरियां वहां से भागी, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सकी क्योंकि मर्दों ने उन्हें घेर लिया था और वो दोनों गैर जनाना आवाज में एक दूसरे को कुछ कह रही थी। वो भी कुछ फारसी जैसी जबान में, और चीखें मार रही थी। इतनी खौफनाक और जोरदार के रात के सन्नाटे में जंगल गूंज रहा था। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। पूरी रात बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बाहर आने से मना कर दिया गया और उस रात कोई नहीं सो पाया। लोगों ने उन्हें जलाने का सोचा तो समझ ही नहीं आ सकी कि ये इंसान है या कोई और, लेकिन उनका हुलिया कुछ अजीब सा था। खुले गंदे बाल, लंबे पैरों तक, खून और गलाजत में लथपथ कपड़े, नाखून का बड़ा होना, जबान का कुछ समझ ना आना। ऐसी चीख मारना कि जैसे किसी को बुला रही हूं अपनी मदद के लिए। ये सब उन्हें शक में डाल रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं। फिर जब सब लोग जमा हो गए तो उनमें से एक माई, जो बहुत बूढ़ी थी और हिंदुओं की रीत और रिवाज का पता रखती थी, तो उसने कहा, इन्हें जला दो। यकीनन ये अपने जैसों को ही आवाज दे रही हैं और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ये यकीनन अपने शिकार पर आई होंगी, शायद बाकियों को भी बुला रही हैं। फिर सुबह होते होते, इससे पहले कोई नुकसान होता, जो लोग हिंदुओं के कब्रिस्तान से वाकिफ थे, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, वहां ले गए और उन्हें जला दिया। उनकी चीखें पूरी जंगल में गूंज रही थीं, जो कि इंसानी कहीं से भी मालूम नहीं होती थी। सब लोगों ने वापस आकर वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि इन आवाजों से जाहिर था कि और भी यहाँ लोग हैं जो आ सकते हैं, या मखलूक है जो कि महफूज जगह मालूम नहीं हो रही थी। सबने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और आगे बढ़ गए। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम बैक टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। ये जो वाक़या अभी मैंने आपको सुनाया, ये कोमल अंसारी ने अपनी नानी का हमें ईमेल किया। पार्टीशन, ये वो दौर था जिसकी बहुत सारी हिस्ट्री आपको नहीं मिलती, जहां पे कई सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, जहां जमीन, सामान, घर लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिनका ताल्लुक इंसानों से नहीं,
बल्कि उस मखलूक से था जिसके बारे में हम अपने शो में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स, अपने इंसिडेंट्स हमें भेज सकते हैं। और अगर आप लोग अपने वॉइस नोट्स भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari। बढ़ते अपने सेकंड ईमेल की तरफ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। ये वाक़या नवंबर 2018 का है, जब मैं, मेरी अम्मी, मेरा बड़ा भाई, भाभी, हमारी खाला और कज़न पाकिस्तान टूर पे गए। हमारा इरादा था कि पाक चाइना बॉर्डर तक जाएं और वापसी में शोग्रान का एक दिन का स्टे करके लौट जाएं। खैर, वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका था और हम पहुंचे शोग्रान। अब शोग्रान जाने के लिए एक चढ़ाई आती है जिसका रास्ता काफ़ी कच्चा है, वो बहुत स्टीप है। हमें ड्राइवर और टूर गाइड ने कहा, कोशिश करिएगा कि बाहर कुछ देखें तो इग्नोर कर दें। मुझे समझ नहीं आया और मैंने कहा शायद उनका मतलब चढ़ाई से हो कि घबराएं नहीं। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। हम शोग्रान एंटर हो गए। मैं पहली दफ़ा शोग्रान आया था और इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, और सही सुना था बिल्कुल। क्या खूबसूरत जगह है, लेकिन मैंने वहाँ एक अजीब उदासी महसूस की। शायद सर्दियों के दिन थे इसलिए वहाँ ऐसा लग रहा था। पर हम जिस मोमेंट से एंटर हुए, मैंने और मेरी अम्मी, हम दोनों ने ये बात नोटिस की कि वहाँ एक अजीब खामोशी है, उदासी है। खैर, हमने होटल बुक किया। हमारे 4 कमरे थे लाइन से। चारों कमरों के ऑपोजिट साइड पे घना जंगल था जो काफी दूर था। सबसे पहले वाला कमरा ट्रैवल गाइड और ड्राइवर का था। दूसरे वाले कमरे में मेरी अम्मी और मैं, तीसरे कमरे में मेरी खाला और कज़न, और आखिरी कमरे में मेरा भाई और भाभी थे। रात हो चुकी थी, 11 बज रहे थे। अचानक लाइट चली गई। होटल का जनरेटर स्टार्ट होने में मसला कर रहा था और क्योंकि गुप अंधेरा था तो हमने सोचा अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। मैं अभी लेटा ही था कि कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। एक कुत्ता हमारे कमरे की खिड़की तक आ गया भौंकते हुए। फिर वो कभी भागकर भाई की कमरे की खिड़की की तरफ चला जाता, कभी टूर गाइड की खिड़की की तरफ। वो ये करता रहा और इसी दौरान मेरी आंख लग गई। सुबह हुई, हमने नाश्ता किया और गाड़ी में आकर बैठ गए। तब हमसे टूर गाइड ने सवाल पूछा, तो आपकी रात कैसी गुजरी? मेरी अम्मी और मैंने कहा हम तो सो गए थे। इतने में मेरे बड़े भाई और खाला ने कहा, मतलब तुम लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ? हमने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि कल रात एक साया हमारी खिड़कियों के बाहर था। कुत्ता जैसे ही एक खिड़की पे आता, वो फौरन दूसरी तरफ चला जाता और उसकी मूवमेंट मेरी खाला, भाभी, टूर गाइड और ड्राइवर सब ने नोटिस की। मेरे भाई और खाला तो इतने घबरा गए थे कि वो एक ही कमरे में आ गए। मुझे लगा ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि तभी टूर गाइड ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और उनके हाथ पर उंगलियों के निशान थे। उन्होंने बताया उस चीज ने कल रात उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। तब मुझे यकीन आया और अपने ऊपर हंसी भी आई कि इतना सब कुछ हो गया और हम सोते रहे।
फिर ड्राइवर ने कहा, अब आपको समझ आया कि मैंने क्यों कहा था कल जब हम शोग्रान की चढ़ाई पे थे कि अगर कुछ नजर आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि उसी वक्त उनको एक आदमी सफेद लिबास में नजर आ रहा था जो कभी हमारी गाड़ी के राइट पे आ जाता, कभी लेफ्ट, कभी सामने। वो हमें नजर नहीं आया पर उनको आ रहा था। उन्होंने मजीद बताया कि इस चढ़ाई पे अक्सर ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं। मैं वो शोग्रान का स्टे कभी नहीं भूल सकता, खास करके उस जगह की अजीब सी उदासी, इंतहाई खूबसूरत नजारा पर एक अजीब सी खामोशी। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मेरी नानी का घर कोरंगी नंबर 5 की तरफ है और घर के सामने एक बहुत पुराना पार्क भी है जहाँ पे बहुत पुराना दरख्त है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का दरख्त है। मेरी नानी का घर उस पार्क के बिल्कुल सामने है और जब हम वहाँ रहते थे तो खिड़की के सामने वो पार्क का व्यू नजर आता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के लोग और गिरदो नवा के रिहायशी बहुत खौफजदा हो गए। किसी को कुछ नजर आने लगा था, जैसे कोई सर कटा इंसान, कोई औरत। मेरे नाना हम लोगों को समझाते थे कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक रात जब मैं नाना के घर सो रहा था तो रात को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। डर के मारे मैं अपनी जगह से उठा ही नहीं। बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं उठा और चला गया। वॉशरूम से वापसी पे जब मैं अपने बिस्तर पे जाने लगा तो मेरी नज़र उस खिड़की की तरफ पड़ी जहां पार्क था। मिनहाज, जब मैंने देखा तो पार्क बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की रोशनी थी, शायद चांद की थी। कहीं दूर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही हो। खैर, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आंखें वही देखती रहीं और फिर मेरी नज़र वहाँ पे मौजूद एक बहुत ही पुराने दरख्त पे पड़ी जो कि बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे वहाँ से बुला रहा है अपनी तरफ। शायद एक दो कदम मैं आगे भी बढ़ा जाने के लिए, फिर मुझे होश आया और मैं रुक गया, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। खैर, फिर मैं जाके सो गया। दूसरे दिन जब हम कजन उसी पार्क में गए खेलने के लिए तो मगरिब का टाइम हो गया। खेल खत्म करके कजन्स वगैरह तो चले गए, लेकिन थकन की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए उस पार्क में उसके करीब बेंच पे बैठ गया कि अचानक मेरी नज़र उस दरख्त पे पड़ी। फिर वही हुआ जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। फिर मेरी नज़र करीब मौजूद एक पतंग पे पड़ी जो कि शायद कहीं से आ गिरी हो। मैं वो पतंग लेने वहां गया तो वो पतंग खुद उड़कर उस दरख्त के पास चली गई। फिर उस पतंग को लेने मजीद आगे गया तो वो पतंग खुद उड़कर दरख्त की एक शाख पे लटक गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे जबरदस्ती उस दरख्त पे ले जाना चाह रहा है और मैं भी पता नहीं किस होश में था कि ऊपर चढ़ने ही लगा था कि इतने में पार्क का माली आ गया। उसने मुझे देखकर डांटा और कहा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उसको बताया कि मैं ये पतंग है जो कहीं से कट कर आई है, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि कौन सी पतंग, यहाँ तो कोई पतंग नहीं है। जब मैंने उसे दिखा तो वहां कोई पतंग नहीं थी।
ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो ये सब लोग मुझ पे गुस्सा करने लगे, यहाँ तक कि मुझ पे पाबंदी लगा दी गई वहां जाने के लिए। वो दरख्त आज भी मौजूद है और बहुत खौफनाक मंजर पेश करता है। आपको शायद याद होगा कि एक कॉलन जो कि आपको बताया था कि नाबीना स्कूल है एक वहां पे, ये पार्क बिल्कुल उसी गली के कॉर्नर पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ईमेल की, थैंक यू सो मच। अब ये बात हमें कोरंगी में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि आया ऐसा कोई पार्क मौजूद है या ऐसा कोई दरख्त है या सिर्फ ये एक वहम या अफवाही है। चले जनाब, अब बढ़ते हैं अपने एक वॉइस नोट की तरफ और देखते हैं कि किसने हमें अपनी वॉइस नोट भेजी और अपना क्या वाकया पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैनाज, मैं कराची से हूँ और मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहती। और ये वाक़यात जो हुए हैं 2018 दिसंबर के हैं, जब हमने एक घर रेंट पे लिया था। तो बज़ाहिर देखने में वो घर बहुत अच्छा था, मतलब बड़े बड़े कमरे थे उसके और काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था। पर उस घर की ख़ास बात ये थी कि जब हम उसको देखने गए थे, तो मैं तो खैर देखने नहीं गई थी, मेरे पेरेंट्स उस घर को देखने गए थे और फिर उन्होंने वहाँ पर उस घर की बुकिंग वगैरह कर कर मुझे बताया कि हमने घर बुक कर लिया है। तो जब वो वापस आए, उन्होंने हमें बताया कि हमने घर की जो है बुकिंग कर ली, हमारी शिफ्टिंग है फ़ला फ़ला डेट पर। तो जब मैंने इज़हार किया कि मुझे एक दफ़ा घर दिखा दें, तो मेरे वालिद साहब मुझे जब वो घर दिखाने के लिए लेकर गए वहाँ पर, तो वो घर देखकर मुझे अजीब सा गुस्सा आया। कहने को बहुत प्यारा घर था, पर जब मैं उस घर में गई तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। मतलब वो घर देखने में जितना प्यारा था, पर वहाँ पे ज़रा सी भी कोई रौनक नाम की कोई भी इस घर में चीज़ नहीं थी। कहने को गली के अंदर वो घर था, बच्चे भी थे, औरों के घर भी थे, लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी, पर उस घर में अलग से एक तन्हाई वाला माहौल था। तो मैंने अपने पापा से इस बात पे ज़िक्र किया, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम्हारा तो वैसे ही ये जो है वो घर छोड़ने का दिल नहीं है, इसलिए तुम बहाने बना रही हो, और ख़ाली घर में तन्हाई का ही एहसास होता है। अभी जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हर चीज़ सेट हो जाएगी। खैर, और ये बात सीरियस थी कि सच थी ये बात कि मेरा जो है बिल्कुल ये वाला घर छोड़ने का मूड नहीं था अपना। लेकिन जब हमने किसी प्रॉब्लम के तहत यहाँ से घर छोड़ा और हम वहाँ शिफ्ट हुए, तो तकरीबन 3-4 दिन बाद से ही मुख्तलिफ़ चीज़ें होना शुरू हो गई। बज़ाहिर ये कि यहाँ मेरा एक अलग रूम था, तो जब मैं अपने कमरे में जाती तो वहाँ मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं लगता और मैं वापस भागकर मतलब अपने मामा के कमरे में आ जाती कि मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही है, यहाँ मुझे एक डर का एहसास हो रहा है। तो मेरे घर वाले यही बोलते कि नया घर है, इस वजह से कुछ टाइम लगेगा, तो सब सेट हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ अपने कमरे में बैठी हुई थी और रात का कोई ये 3-3:30 हो रहा था। तो इतने में मुझे फ़ील हुआ कि मेरे दूसरे वाले कमरे की तरफ से कोई गुज़रा है। सर्दियाँ काफ़ी थीं, मेरे कमरे का फ़ैन ऑन था और मेरे पेरेंट्स के कमरे का फ़ैन स्लो था, काफ़ी स्लो था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पापा वगैरह कोई गुज़रे होंगे। बाकायदा मुझे एक आवाज़ आई उस कमरे से कि जैसे कोई गुज़र के किचन की तरफ गया है। तो मेरी उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं हुई उठने की, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था ब्लैंकेट वगैरह से और फ़ैन भी ऑन था। तो मैंने सोचा कि शायद उधर से कोई गया हो किचन में पानी वानी पीने या कुछ। बट थोड़ी देर बाद मुझे मेरी मम्मा की आवाज़ आती है। तो जब उन्होंने मुझे 2-3 आवाज़ें दी कि जाग रही हो, तो मैं फ़ौरन से उठती हूँ कि शायद उनको कोई काम हो। मैं उठ के उनके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ जी। कहती हैं अभी तुम यहाँ से गई हो शरारतें करते हुए। मैंने कहा मम्मा मैं तो अपने कमरे में हूँ, मैं यहाँ से नहीं गई।
कहती तुम झूठ बोल रही हो, तुम अभी यहाँ से गुजरी हो, तुम क्यों डरा रही हो छोटी बहन को। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं अपने कमरे में थी, मैं अभी आपकी आवाज़ पर यहाँ आई हूँ, मुझे तो खुद लगा कि आप उठी हुई हैं। तो मम्मा कहती हैं नहीं, अभी तुम यहाँ शीशे के पास से तुमने जो है ये हेयर बैंड उठाया है और इस हेयर बैंड को बाकायदा ऐसे ज़मीन पे फेंका है मुझे पापा को देखते हुए, और फिर तुम गुज़र गई हो ऐसे हंसते हुए। मैंने कहा मम्मा मैं नहीं गुज़री। खैर मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। मेरे पापा मुझे बोलते हैं नींद में उठ के कि तुम ही बदतमीज़ी कर रही हो, मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुमने उस शीशे पे से हेयर बैंड उठाया है और मुझे देख कर ज़मीन पे फेंका और तुम मुझे देखते हुए हंसते हुए गई हो। खैर मैं ख़ुद वहाँ पे परेशान हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने कमरे में जाने का फ़ैसला किया। फिर मैंने सोचा नहीं, पापा लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने आयतल कुर्सी का वर्द किया और मैं अपनी मामा के पास ही उनके पैरों की तरफ लेट गई कि इतने में सुबह जब होती है तो मामा मुझसे पूछती हैं कि तुम ही रात को थी ना, तुम क्यों इस तरह बदतमीज़ी कर रही हो, मतलब तुम्हें क्या मिलता है ऐसी शरारतें करने पर। तो मैंने फिर कसम खाई, मैंने बोला कि मामा मैं वहाँ पर नहीं आई, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं तो खुद आपकी आवाज़ पर आई हूँ। तो फिर मेरी मम्मा परेशान हो जाती हैं, कहती हैं तो फिर वो कौन थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे खुद इस बात का एहसास होता है कमरे में कि कोई मेरे आमने सामने से गुज़र रहा है, मतलब एक अलग सा एहसास होता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, हम बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ठंड थी, दिसंबर का महीना था और काफ़ी सर्दी पड़ी थी और मामूल से ज़्यादा उस घर में ठंड थी। मतलब बाहर हम निकलते थे हमें इतनी ठंड नहीं लगती थी, लेकिन जब हम अपने उस घर में आते थे तो हमें इतनी ठंड लगती थी कि हम 2-2 कंबल लेने पर मजबूर हो जाया करते थे। और हमें इस बात का अब तक पता नहीं लगा कि उस घर में मामूल से ज़्यादा ठंड क्यों थी। खैर हम अपने घर में खाना खा रहे थे और उस वक्त जो है लाइट नहीं थी हमारे घर में, तो हम टॉर्च वगैरह और मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन करके हम खाना खा रहे थे कि एकदम से हमने देखा कि हमारे पूरे घर में एक धुआं सा फैल गया, वाइट कलर का धुआं। और वो धुआं हमें मोबाइल की टॉर्च के ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे कि वो धुआं फ्रीज़ हो गया हो। अब जब मैंने ये देखा, मैंने पापा को बोला पापा ये धुआं, पापा ने कहा हाँ ये धुआं कहीं से आ रहा है, कहीं किचन में तो कोई चीज़ नहीं। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम वो किचन के जो कपड़े होते हैं यूज़ के, वो हम चूल्हे के पास रखते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। तो मम्मा मेरी फ़ौरन किचन की तरफ भागती हैं, तो किचन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जल रही होती। फिर हम अपनी गली की तरफ, खिड़की की तरफ भागते हैं कि क्या पता अल्लाह ना करे गली में किसी के घर में कोई आग लग गई है या कुछ हमारे बराबर में कोई आग लग गई है जो धुआं हमारे घर में आ रहा है। बट वहाँ ना गली में कोई आग होती है, ना गली में कोई चीज़ जल रही होती है, ना बराबर में, ना इधर ना उधर। और यहाँ तक कि जब हम अपने कमरे में इसी अफरा तफरी में वापस आते हैं कि ये धुआं, ये आग कहाँ लगी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है, तो वो जो धुआं पूरे कमरे में, पूरे घर में फ्रीज़ हुआ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। हम ये देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मंज़र था, कहाँ आग लगी थी, कहाँ पर क्या हुआ था। बट हमें अब तक वो समझ नहीं आया। फिर उसी रात को ये होता है कि मेरे फादर सो रहे होते हैं और मेरी मम्मा मुझे आवाज़ देती हैं कि आओ, और छोटी बहन है मेरी, उसको जो है क्या कहते हैं नींद आ रही है, तो इसके पास आके लेट जाओ। मैं मम्मा को कहती हूँ कि बस मैं आ रही हूँ। मैं ये कहकर अपने कमरे से निकलती हूँ वॉशरूम की तरफ। मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ, तो जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ मेरे पापा मुझे पीछे से आवाज़ देते हैं। तो मैं अपने पापा को बोलती हूँ जी मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि छोटी बहन तुम्हारे पीछे आई है। तो मैं कहती हूँ नहीं पापा मेरे पीछे नहीं है, वो आपके पास लेटी हुई है, मैं यहाँ पर हूँ वॉशरूम में। इतने में मेरी बहन मेरे पापा को पीछे से आवाज़ देती है कि पापा मैं तो यहाँ पर आपके बराबर में सो रही हूँ। मेरे पापा एकदम से उठते हैं और लाइट्स ऑन कर देते हैं।
और लाइट्स ऑन करने के बाद बोलते हैं नहीं, तुम्हारे पीछे मुझे ये जाते हुए नज़र आई। जो मेरी छोटी बहन थी वो बिल्कुल मेरे पीछे मेरे कमरे से निकली है मेरे साथ, और मैं वॉशरूम के लिए जब गई हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे गई, और बाकायदा वो उसी तरह पापा को देख के हंसते हुए गई है जैसे मैं कुछ दिन पहले पापा ने मुझे बोला था कि तुम हेयर बैंड फेंक के मुझे देखकर हंसते हुए गई हो। मेरे पापा ने कहा नहीं, वो यही थी, वो तुम्हारे साथ वॉशरूम गई है। मैंने कहा नहीं पापा, मैं तो अकेली गई हूँ। फिर मेरी बहन ने बोला कि पापा मैं तो आपके बराबर में यहीं लेटी हुई हूँ, आप देखें मैं तो यहाँ से उठ के भी नहीं गई। मेरी मम्मा ने लाइट्स वगैरह जब ऑन करवाई हुई थी, फिर मेरी मम्मा ने सारे विर्द की, मम्मा ने बोला कि मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। फिर पापा ने बोला कि हाँ मुझे भी फील होता है, लेकिन तुम लोग दुआएं पढ़ो, फ़िलहाल हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम दोबारा से घर जो है फ़िलहाल कोई और देखें। अभी हमें महीना भी नहीं हुआ है, तो हम अभी फ़िलहाल दूसरा घर नहीं देख सकते। फिर ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होते रहते थे। मतलब किचन से बाकायदा स्पून ऐसे कोई उठा के ज़मीन पे फेंकता था। हम किचन में जाते थे तो हमारे पीछे से कमीज़ को कोई ऐसे जैसे कोई 1-2 साल का बच्चा हमारी कमीज़ को खींच रहा हो। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होती थी उस घर में। काफ़ी लॉस हुआ, पापा के मोबाइल, पापा के मतलब और पैसे वगैरह सब कभी गिर जाते थे, कभी मोबाइल चोरी हो गया। फिर ऐसे देखते देखते जब इतने वाक़यात हो गए तो इन्हीं वाक़यात में 2 महीने गुज़र गए। दूसरे महीने के एंड में फिर मेरी छोटी बहन बीमार होने लग गई। इतनी बीमार हो गई कि उसका बुखार नहीं उतर रहा था। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, पर उसको डॉक्टर्स दवा देते थे और बुखार नहीं उतरता था, और दिन ब दिन वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो उठ के बैठ तक नहीं सकती थी। फिर मेरे फादर ने फ़ैसला किया कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो अब हमें यहाँ रहने नहीं देगा। मेरे फादर ने फ़ौरन अर्जेंट वहाँ से घर ख़ाली किया। वहाँ से घर ख़ाली करने के बाद फिर मेरी बहन का जब ट्रीटमेंट हुआ तो पता चला उसको टाइफाइड है। टाइफाइड का उसका फिर इलाज हुआ, और फिर शुक्र है कि महीने के अंदर उसने कवर किया और वो माशाल्लाह से फिर से सेट हो गई। फिर वहाँ पे हमारा कुछ सामान रहता था शिफ्टिंग के दौरान, जो हम लोग वैसे ही बस उस घर से निकले थे। फिर जब मेरे पापा वो सामान वापस वहाँ से उठाने गए तो वो बताते हैं कि वहाँ पे वही बेरौनकी इतनी थी जैसे कि वाकई कोई चाहता था कि हम यहाँ से निकल जाएं। और वहाँ जब हम सामान उठाने गए तो मेरे फादर ने हमें सख्ती से कहा कि सामान उठाने मैं ख़ुद जाऊँगा अपने साथ, दूसरे मतलब अपने फ्रेंड्स को लेके, तुम में से वहाँ कोई उस घर की गली में भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद शुक्र है हमने वहाँ से सामान उठाया, अपना सारा शिफ्ट किया, और फिर हम अपने घर में वापस आए दूसरे। यहाँ से हम सुकून से रहने लगे सब। फिर ख्वाब आता है एक कि वहाँ पर जो चीज़ थी उसने हमें बोला कि शुक्र है तुम लोग बस हल्की सी बीमारी के डर से चले गए, वरना मैं बहुत बड़ा नुकसान करने वाला था, क्योंकि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैंने कभी किसी को रहने नहीं दिया। बस वो आँख खुली, पता नहीं वो कौन था। और फिर शुक्र है कि अब हम माशाल्लाह बिल्कुल सेफ हैं और इन सब चीज़ों से बिल्कुल पाक हैं। और बाकी भी बहुत से वाक़यात हैं इंशाल्लाह जो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। खैर ये एक इंटरेस्टिंग वॉइस नोट थी जो हमें भेजी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग में से भी कोई हमें वॉइस नोट भेजना चाहता है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। बस एक कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो घर का पंखा बंद हो, और कोशिश करके घर का वो कोना चूज़ कीजिए जहाँ खामोशी हो।
ताकि आपकी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो सके और जितनी डिटेल में बता सकें उतना ही बेहतर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मेरा नाम मुर्तज़ा है और मेरा ताल्लुक़ गुलशन मेमार कराची से है। ये वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था जब वो 24 साल के थे और कुछ महीनों बाद उनकी शादी थी। ये 1974 का वाक़या है। उस वक्त वो नौकरी ढूंढ रहे थे और उन दिनों जामशोरो यूनिवर्सिटी में जुम्मे की छुट्टी होती थी और इतवार का दिन नए हफ्ते का आगाज़ होता था। जब वो जामशोरो से मीरपुर ख़ास मेरी फुप्पी के पास मिलने आए, क्योंकि वहाँ फैमिली होती थी और एक नई जगह पर कोई जान पहचान वाला हो तो बंदे को ज़हनी सुकून रहता है। फिर मेरे वालिद साहब का दिल भी बहन की बेटियों के साथ लगता था। तो इसी तरह जुमेरात के दिन जब वो वापस मीरपुर ख़ास जा रहे थे, तो जो अफराद मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको कंफर्म करेंगे कि मीरपुर ख़ास का बस अड्डा काफ़ी फासले पर है। तो पैसे बचाने के लिए वहाँ से मेरे बाबा पैदल निकल गए, क्योंकि उनको पैसे बचाने थे और फ़ीस के पैसों में से कुछ पैसे उनको हैदराबाद ढक्कन मेरी दादी जान, जिनका अब इंतकाल हो चुका है, उनको भेजने थे। आज के ज़माने के हिसाब से 5 रुपए बहुत अहमियत रखते थे। तो ये वाक़या मेरे बाबा के साथ बस में हुआ। जब वो मीरपुर ख़ास के बस अड्डे पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें बकौल उनके अभी भी 50 मिनट थे, मगर वो बार बार देख रहे थे कि कहीं बस अड्डा गुजर तो नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में इनके शुरू के दिन थे तो रास्ते उतने अच्छे नहीं याद थे। तो ऐसे में मेरे बाबा को एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा दिखे जो शर्मिंदा लग रहे थे, क्योंकि कंडक्टर ने पैसे मांगे थे जो शायद उनके पास नहीं थे। मेरे वालिद साहब चूँकि हैदराबाद ढक्कन के नज़दीक एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे, तो इंसानियत के नाते वो बस के पीछे जहां बुज़ुर्ग बैठे थे वहां जाते हैं और वजह पूछी। वो ज़माना ऐसा था कि उस तरह की मुबैना कार्रवाइयाँ और नौसरबाजियाँ नहीं होती थीं। तो बुज़ुर्ग ने बता दिया कि वो पिछले अड्डे से इस बस में चढ़े थे जब उनकी जेब कट गई। तो कंडक्टर को बार बार बोल रहे कि आगे जाकर ले लेना, मेरे बच्चे आएंगे उनसे ले लेना, मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। तो कंडक्टर ने भी अपनी जिम्मेदारी पर उनको बैठने दिया, मगर इस शर्त पर कि मीरपुर ख़ास पहुंचने पर दे देना। मगर बार बार याद दहानी की वजह से मेरे बाबा के नोटिस में ये बुज़ुर्ग आए थे। तो ऐसे में मेरे बाबा ने 25 पैसे जो वो बुज़ुर्ग के बन रहे थे उन्हें 5 रुपयों में से दिए, जो उन्होंने मेरी दादी को भेजने के लिए रखे थे। मगर अगर मैं इस डायरी की मानूं तो वालिद साहब लिखते हैं कि वो पैसे देकर उनको जो ज़हनी सुकून मिला उसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मीरपुर ख़ास पहुंचने के बाद वो बुजुर्ग खुद ब खुद गायब हो गए। वालिद साहब तजस्सुस में देखते ही रह गए कि वो बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए। बस से उतरने के बाद वो पैदल मीरवा की जानिब जा रहे थे, मगर दिल ही दिल में 25 पैसे का सोच रहे थे। ऐसे में एकदम से उनको लगा कि खाली रोड पर उनको ऐसा लगा कि उनके दाएं जानिब वाली जब जेब में हाथ का जेस्चर लगा तो नेचुरली जेब में हाथ गया। तो जेब में उनकी रकम के अलावा 25 पैसे के 4 सिक्के उनको इजाफी मिले और साथ में कोई गैबी आवाज़ आई कि शुक्रिया लड़के, तुम अच्छे घर से शायद ताल्लुक़ रखते हो, तभी अपनी ज़रूरत होते हुए भी मेरा ख्याल रखा। मेरे वालिद साहब परेशानी में इधर उधर भी देखा मगर कोई नहीं था, मगर आवाज़ इतनी करीब से आ रही थी कि बाबा का कहना था कि कंधे के पिछली तरफ दाएं जानिब उनको महसूस हो रहा था कि इस तरफ से कोई बोल रहा है, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मगर इजाफी 1 रुपया का होना की वजह से वो समझ गए कि इनकी गैबी मदद हुई है। जब वो मीरवा पहुंचे
तो फुप्पी को बताया तो फुप्पी भी परेशान हुई कि मेरे वालिद साहब के साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, क्योंकि मेरे बाबा अपने बहन भाई में सबसे छोटे थे, तो अटेंशन खूब मिलती थी उन्हें। खैर, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो पैसे मेरी दादी को भेज दिए, जिस पर दादी ने मेरे बाबा को ख़त लिखा और इंक्वायर किया कि कैसे 25 पैसे इजाफा दे दिए। तो बाबा ने उन सबको अलिफ से ये तक एज इट इज़ सुना दिया, जिसके बाद उनका अगला ख़त जो आया उसमें परेशानी दिखाई दी। चूँकि मेरे बाबा हैदराबाद ढक्कन के पास एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ इस तरह के लेजेंड्स बहुत मशहूर हैं। तो उसी बिना पर दादी बहुत परेशान हो गई थी, मगर फिर बाबा ने उनको तसल्ली दी कि परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे ना कोई मसला हुआ ना कोई तकलीफ़ पहुंचाई गई। मगर दादी का कहना यही था कि इन चीज़ों का भरोसा नहीं होता, अपना ख्याल रखना। ये खतूत मेरे वालिद साहब ने उस साल की डायरी के साथ सील करके रखे हुए थे, जो उस दिन उन्होंने अनपैक किए, जो बाद में फ़ोटोकॉपी करा के मैंने दोबारा सील कर दिए। बाद में मैंने अपनी फुप्पी से इस हवाले से कुछ दिन पहले पूछा और साथ में वो खतूत भी दिखाए, तो ना सिर्फ उन्होंने इस बात की तस्दीक की बल्कि पूरा खाका खींच कर बताया। इस ईमेल में ज़्यादातर मटेरियल उन्होंने ही कंफर्म किया है, बल्कि ये तक बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन फुप्पी ज़ाद बहन, इस वक्त इतनी छोटी थी कि ये वाक़या सुनकर मैं उसके लिए परेशान हो गई थी कि कहीं वो चीज़ यहाँ ना आ जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर बकौल मेरी फुप्पी के हम लोग इस हवाले से परेशानी लाहक हो चुकी थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुर्तज़ा साहब थे जिन्होंने अपने वालिद साहब की डायरी पढ़ी और उस डायरी के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ था जो उन्होंने हमसे शेयर किया। चलें जनाब, कुछ ईमेल्स हमने शामिल कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वॉइस नोट की तरफ और देखते हैं किसने अपने साथ हुआ वो वाक़यात हमसे शेयर किए। अगर आप लोग भी हमें वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। हेलो मिनाज, दिस इज़ मुमताज़। हाउ आर यू एंड हाउ इज़ योर फैमिली? आज मैं आपसे एक अपने कज़न हैं उनका एक किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा सदर के इलाके में लकी स्टार और जहाँ पासपोर्ट ऑफिस है उसके आसपास अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई बैरिक्स मौजूद हैं, जिसमें आज भी कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेस काम करते हैं। तो ये मेरे कज़न भी उन्हीं में से किसी ऑफिस में काम करते हैं गवर्नमेंट के। मैं एग्जैक्ट उस ऑफिस का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप ये समझ लें कि वो बैरिक एटीएम सैनमा और जैनब मार्केट के आसपास है। और ऑफिस का टाइम होता है सुबह 7 से 3 बजे तक। जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके 7 से 3 बजे तक। तो गवर्नमेंट ऑफिस में अक्सर लोग लेट ही आते हैं। इनका ये था रूटीन के ये टाइम पे हमेशा 7 बजे पहुंच जाते थे। और जितने भी वो बैरिक्स हैं उनके कंपाउंड हैं उनमें बहुत पुराने पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं। तकरीबन तमाम बैरिक्स के आसपास आपने देखा होगा सदर में पुराने दरख्त हैं, पीपल के, बरगद के। तो ये एक दिन 7 बजे के बजाय कुछ 15-20 मिनट पहले ही वो ऑफिस पहुंच गए। तो इन्होंने बोला चले अब मैं क्या बाहर इंतज़ार करूं, अंदर जाके खुद ही लाइट्स वगैरह जला देता हूं। क्योंकि उमूमन ये होता है कि जो ऑफिस का ऑफिस अटेंडेंट होता है या उसको पियोन कह लें, वो आके लाइट्स वगैरह जलाता है और डस्टिंग वगैरह करता है। उसके बाद फिर स्टाफ आना शुरू होता है। ये 10-15 मिनट पहले पहुंच गए। इन्होंने कहा मैं खुद चला जाता हूँ। अंदर गए तो लाइटें पहले से चल रही थी ऑफिस की।
इन्होंने उस पियोन का नाम लेके आवाज़ें वगैरह दी कि शायद हो सकता है वो पहले आ गया हो। पूरे ऑफिस में देखा, कोई पियोन वगैरह नहीं, लाइट जल रही है। और इसको ऐसा फील हुआ जैसे नॉर्मल ऑफिस का काम दिन में होता है, लोग आ जा रहे हैं, फाइलें इधर से उधर खिसक रही हैं, कुर्सियां खिसक रही हैं, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा है। तो ये अजीब सा, मतलब इसने कुछ फील किया, तो आके बाहर ऑफिस से निकल के ना मेन गेट के बाहर सड़क के ऊपर किनारे पर खड़ा हो गया। इसने बोला अभी थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे स्टाफ या पियोन आ जाएगा। तो इसने देखा कि 10-15-20 मिनट बाद, जब 7 बज के कोई 7:15 के करीब, वो सबसे पहले वो पियोन ही आया। तो बोला साहब आप इतनी जल्दी आ जाके पहले से मौजूद हैं? बोला हाँ यार मैं जल्दी आ गया था, मैंने जाके मैं अंदर चला जाऊं तो जाके खुद लाइटें जला दूं, तो पता चला कि सारी लाइटें वगैरह और पंखे सब चल रहे हैं। क्या तुम कल जाते वक्त लाइटें बंद करके नहीं गए थे? इसने कहा नहीं साहब, मैं तो सारी लाइटें वगैरह बंद करके गया था, पंखा बंद करके गया था। और बोलने लगा अरे छोड़े साहब, ये तो रूटीन है, आपने आज पहली दफ़ा देखा है, मैं तो काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। इस तरह से करते वो पियन उनको साथ लेके अंदर आ गया। और फिर उन्होंने बताया कि ये तो 2-4 दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है कि पहले से लाइटें जली हुई होती हैं, और जो मैं चाय के बर्तन अपने धो धा के रख के जाता हूँ, वो चाय के बर्तन में बाकायदा कप्स में थोड़ी थोड़ी चाय पड़ी हुई होती है, और चाय का सामान भी जो है वो कम होता है या पूरा ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र नहीं करता। खैर वो उनको फील तो हुआ, वो बैठ गए, काम करते रहे। वो दिन चला गया। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई साहब इनके पास अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में आए। उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी, कोई तकरीबन एज होगी कोई 14-15 साल बताता है, ऐसी बड़ी बच्ची, छोटी लड़की थी। तो वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, और वो जो लड़की थी उनकी, वो बाहर गेट के बाहर जो दरख्त है उसकी तरफ देख रही थी, कभी छत की तरफ देख रही थी। तो मेरा कज़न मुझे कहने लगा कि मुझे बुरा भी लगा, एक मायूब सा लगा कि मैं लड़की की तरफ बार बार देखूं, लेकिन मुझे अजीब सा लगा कि जैसे वो बाहर किसी से देख के बात कर रही हो। खैर वो मैंने एक आध दफ़ा जब नज़र उठा के उसकी तरफ देखी तो बोलने लगी वो मुझे कि अंकल आप किस तरह यहाँ पर काम कर लेते हैं? उसने कहा क्यों? बोला यहाँ तो बहुत सारे जिन्नात हैं इस ऑफिस में और पूरी बिल्डिंग में बाहर। तो वो हैरान होने लगा, बोला जिन्नात? बोला आपको कैसे पता चला? तो उसने उनके फादर की तरफ देखा, तो फादर ने भी असबात में सर हिलाया कि हाँ इसको पता है। फिर फादर ने बताया कि कुछ गॉड गिफ्टेड है, इसको बचपन से ही जो है ना ये जिन्नात को देख लेती है, और ये तो बात भी करती है। अब इसके लिए नॉर्मल है, हम तो परेशान या मतलब वो भी हैरान भी नहीं होते। तो वो बड़े अजीब से हुआ मेरा कज़न वगैरह के लिए। तो पूछा कि आप देख लेती हो? उसने कहा यस, आई कैन सी देम, even this time they are sitting on the tree and one of them sitting on the roof। और मैं तो देख रही हूँ, और इस ऑफिस में भी आ जा रहे हैं। बड़े हैरान हुए भाई। तो मतलब बोलेंगे पूरी फैमिली है दरख्तों पर, बच्चे हैं उनके, और इतने हैं वो तादाद में इस बिल्डिंग में कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग किस तरह से काम करते होंगे। तो मेरे कज़न ने बताया कि इस किस्म की मतलब हरकतें और छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन हम 3 बजे ऑफिस बंद करके चले जाते थे, और फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक उनका राज होता था पूरी बिल्डिंग पे। तो ये एक वाकया हुआ उसके साथ, और वो ये सच्चा वाकया है, बिल्कुल ट्रू। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। मेरा आज अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चले जनाब, अब बढ़ते एक ऐसे वाक़े की तरफ जो कि एक हमारे प्रेजेंटर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर आसिफ मलिक, उनके साथ पेश आया, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो देखते हैं आसिफ हमसे क्या शेयर करते हैं। सो ये वाक़या है आज से करीबन 1 साल कबल, 1 साल 2 महीने कबल
एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बट यस गर्मियों के दिन थे, मे बी जून जुलाई होगा लास्ट ईयर का। हमें इत्तेफाक हुआ क्योंकि हमारा एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमें इत्तेफाक होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का चांसेस मिलते हैं और हमें मज़ा भी आता था बहुत सारी कुछ ऐसी एपिसोड्स करें जिसमें बड़ा कुछ थ्रिलिंग हो, कुछ नई जगहों पे हम जाएं। तो हम सिंध गए, हमने लाहौर कवर किया और एक हमारी टीम थी, हम साथ ट्रैवल करते थे। सो एक ऐसा वाक़या है जिसने शायद मेरे अंदर कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि एक नया टच मुझे देखने को मिला। मैंने अपने आप के अंदर एक नया इंसान फ़ील किया। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ पुरस्कार वाक़यात होते हैं, एक ऐसा वाक़या मेरे साथ भी हुआ और वो हुआ एक ऐसे शूट के दौरान जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हमने सोचा नहीं था, उस शूट से के हवाले से हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसलिए वहाँ जा रहे हैं कि कुछ ऐसा पुरस्कार होगा हमारे साथ। एक ट्रेंड बन चुका था, बहुत सारे लोग, मैं नाम लेने जा रहा हूँ, रनी कोट एक किला है, 2000 साल पुराना किला है और एक बड़ी तारीख़ है। उस हवाले से ज़्यादा आपको गूगल पे उसकी तारीख़ नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ के आप मकामी लोगों से पूछें तो आप एक इमेज आपके माइंड में बन जाता है कि किस तरह का एक वक्त गुजरा है पीछे, उनकी जो नस्ल दर नस्ल ख़ानदानों में चीज़ें चलती आ रही हैं। खैर हमने प्लान किया शूट, माइंड में हमारे था कि हमने वहाँ जाना है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। तो हमें मौका मिला, एक इवेंट हमें कवर करना था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर, एक म्यूज़िकल इवेंट था इंटरनेशनल, हमें वो इवेंट शूट करना था। हम फ्राइडे की रात यहाँ से निकले, फ्राइडे के दिन में इवेंट फ्राइडे की नाइट वहाँ होना था। 3 दिन था, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ। हमने सोचा कि फर्स्ट डे कवर करेंगे और थर्ड डे कवर करेंगे, सैटरडे के दिन हम रनीकोट चले जाएंगे जो कि जामशोरो से 1.5 घंटे की मुसाफत पे है। यहाँ से कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि जो कि बताना ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि आगे कनेक्ट करना पड़ेगा कि उसका ताल्लुक क्यों है कहानी से, क्योंकि कहानी नहीं है, एक वाक़या है, लेकिन सबके समझने के लिए कि जब हम यहाँ से निकले तो हमारे पास एक वैन थी। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि गाड़ी चेंज हो गई। मैं एंड पे शायद लोगों को समझ आए कि वो गाड़ी चेंज होना भी हमारे हक़ में बेहतर हुआ। गाड़ी की हिटसिंग उड़ गई या गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, हमने पीछे चैनल कॉल की, चैनल से न्यू गाड़ी आई जो कि एक DSNG वैन थी जिसके ऊपर एक एंटीना और एक डिश लगी होती है और पीछे कंप्यूटर्स होते हैं। वो एक बंद गाड़ी होती है और अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो ऐसी गाड़ी जो कि नॉर्मल पुलिस एम्बुलेंस कह रहा हूँ, सॉरी, पुलिस मोबाइल आपको जो नज़र आती है, जो टोयोटा हाइलक्स के तौर पे आप जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, इसमें साइड पे एक दरवाज़ा होता है। वो गाड़ी आई, हम रनीकोट पहुंचे थे, हमने वहाँ स्टे किया, पीछे चैनल से दोबारा गाड़ी आई, हमें मिली गाड़ी। शूट हमारा 9 बजे का टाइम था वहाँ पहुँचने का कि 9 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपने वहाँ पहुँचना है। हम 7-8 बजे तक वेट कर रहे थे गाड़ी का। गाड़ी आई, हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ के 10-11 बज गए। लेकिन गाड़ी आने के बाद भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ जो बताना ज़रूरी है। गाड़ी पहुँची, जो भी बैटरी चेंज की गई व्हाटएवर, तो जो ड्राइवर था उससे वो जो हाइएक्स थी नई वाली गाड़ी, उसका दरवाज़ा, उसका जो बोनट होता है वो प्रॉपर शायद उससे लॉक नहीं हुआ, वो उसका लॉक नहीं लगा था। जैसे गाड़ी चढ़ी हाईवे पे बहुत एक तेज़ हवा भी होती है, सो गाड़ी का बोनट अचानक से उड़ गया। मैं आगे बैठा हुआ था, गाड़ी का बोनट अचानक से उड़ा और पीछे जाके गिरा। हमने फ़ौरन पीछे देखा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, बिकॉज बड़ा हैवी बोनट होता है उस गाड़ी का। पीछे देखा तो गाड़ी कोई नहीं थी, साइड पे बोनट गिरा, हमने उसको उठाया और पीछे ही बांध दिया गाड़ी के रस्सी से। हम पहुँचे वो खुली गाड़ी के साथ ही, हम वहाँ पहुँचे, जो हम शूट कवर कर सकते थे, जो हमारी स्लॉट्स रिजर्व थी वहाँ पे वो हमने की। एक एपिसोड हमने वहाँ पे जो शूट करना था वो हमने किया और रात के 2:30-3 बज गए हमें फ्री होते होते। वहीं करीब ही वहाँ पे एक हॉस्टल में हमारा स्टे था, वहाँ हमने स्टे किया। सुबह उठने के बाद हमने जाना था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास लोग में कितने टीम होते हैं नॉर्मली, जब टीम में लोग होते हैं जब हम ऐसे शूट्स पे जाते हैं। तो 2 ड्राइवर्स हमारे साथ थे, एक मैं होस्ट खुद था और मेरे साथ एक डायरेक्टर और 3 कैमरामैन, जिनमें एक ड्रोन कैमरामैन और 2 नॉर्मल जो कैमरामैन होते हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया, मीनवाइल ड्राइवर ने उस बोनट को किसी तरह से रस्सियों से बांधा कि वो सफ़र करने के काबिल हो जाए गाड़ी। हम निकले करीबन कोई 10 बजे अपने हॉस्टल से या गेस्ट हाउस से। 1.5 घंटे का रास्ता है जामशोरो से रनीकोट का।
1 घंटे का ट्रैवल आप करते हो मेन रोड पे, जो कि गोरख हिल की तरफ जो मेन आपका हाईवे जा रहा है उसको हाईवे कहना चाहिए, जो मेन बड़ा रूट है। और वहाँ से लेफ़्ट पे फिर आप, मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन भूल रही है, छोटा सा नाम है उस इलाके का, वहाँ से आप लेफ़्ट पे कच्चे रास्ते पे निकल जाते हैं। कच्चा नहीं है, रोड किसी ज़माने में बना होगा, बट अब वो टूटा फूटा सा सिंगल रोड है तो उसको कच्चा ही कंसीडर करें आप। सो 30 किलोमीटर का वो रास्ता है वो कच्चे रोड पे, और उस आसपास आबादी कोई नहीं है, और वो खाली रोड सीधा जाता है रनीकोट। यहाँ पे मैं रनीकोट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको रानीकोट के नाम से जानते हैं, जो कि नाम गलत है। इसका नाम रनीकोट है, और रानीकोट वो एक एक गलतुलाम एक लफ्ज़ फैल गया, तो रनीकोट उसका नाम है। हम वहाँ खैर पहुँचे, हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ पे करीबन वक्त हो चुका था 12 साढ़े 12 का, हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। सबसे पहले हमने गाड़ी बाहर रोकी। किले के बाहर ही कुछ टीले हैं जहाँ पे हम चढ़े, ऊपर चढ़ के हमने पूरा नज़ारा लिया किले का। मेन मैं बाहर आउटर वॉल की बात कर रहा हूँ। रानीकोट खुद एक बहुत बड़ा किला है, उसे किले के अंदर 8 किले कंसिडर किए जाते थे कि 8 किले, उसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स जो फौज की होती होंगी उनके एक एक किला होता था। अभी भी 5 से 6 किले ऐसे हैं जहाँ जाया जा सकता है, जिनमें 2-3 तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर हैं, उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। 2-3 ऐसे किले हैं जिसमें मीसरी किला है जहाँ पे लोग जाते हैं, और आप बहुत सारी वीडियो सॉन्ग्स में, ड्रामास में आपको वो किला नज़र आता होगा। कटिंग शॉट हमने बाहर के शॉट्स लिए, प्रॉपर हमने किले को देखा। अब उस किले का जो अहाता है वो 35 किलोमीटर का अंदरूनी अहाता है। दीवारों के ऊपर एक दीवार चीन नुमा, उसके एक रेप्लिका वॉल मौजूद है जो कि बहुत सख्त बड़ी वॉल है। उस वॉल के ऊपर भी मेरे ख्याल में एक गाड़ी गुजर सकती है, जो उसकी वॉल है, जहाँ जहाँ पे मोटी वॉल है। कहीं पे सिंगल वॉल है, कहीं पे डबल वॉल है, जिसके ऊपर एक रास्ता भी मौजूद है जो कि फ़ौजें इस्तेमाल करती होंगी अपनी आमदोरफ्त के लिए। किले के बाहर का दरवाज़ा टूट चुका है। अगर आप गूगल करें तो आप उसकी एग्जैक्ट इमेज आपके माइंड में आएगी कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। ये उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन साइड के 2 जो सतून हैं दरवाजे के, वो आज भी खड़े हैं। वही कच्चा रोड किले के अंदर सीधा जाता है। जब आप उस किले के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर भी आपको कच्चा रोड मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आजकल टूरिज़्म की वजह से भी जाते हैं, बहुत सारी प्राइवेट टूरिस्ट कंपनीज लोगों को लेकर जाते हैं, तो जब आप दिन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे नज़र आएंगे, और एक अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे मेरे ख्याल में जाना चाहिए। खैर हमने अपनी ड्रोन शॉट्स लिए, और स्लोली हम जो हैं तकरीबन आधे घंटे तक हम अंदर स्लोली ट्रैवल करते हुए, बीच में नदी है, नदी के ऊपर कोई ख़ास पुल नहीं बना हुआ, तो नदी की वजह से साइड से आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा रास्ता घूम के जाना पड़ता है। आई डोंट नो अब अगर कुछ बन चुका हो वहाँ पे, उस वक्त साइड से घूम के जाना पड़ता था, तो आपका वक्त ज़्यादा ले लेता है वो। आप अंदर जाते हैं, मेन जहाँ पे लोगों का स्टे होता है वो मीसरी किला ही है। आप उसी किले की तरफ जाते हैं, वहाँ पे आजकल मेरे ख़्याल में कुछ रेस्ट हाउस वगैरह भी बन रहे हैं कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो उस वक्त तामीर हो रहे थे, अब तक तो बन चुके होंगे आई गेस। खैर हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे जो कल्चरल डिपार्टमेंट था उससे रब्ता किया, उन्होंने वेलकम किया हमारा, उन्होंने हमें प्रॉपर विज़िट करवाया। मीसरे किले की एक एक चीज़ हमने उस डॉक्यूमेंट्री टाइप हमारा जो एपिसोड था उसके अंदर कवर की, उन्होंने हमें बताया, और 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमने मिस्री किले को पूरा कवर किया। जब हम बाहर निकलने लगे और इन सब ने पूछा कि यहाँ पे और कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमें कवर करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं जाए ना जाएं, पीछे एक परियों की कुछ एग्जैक्ट एक वर्ड है जो वो सिंधी में कहते हैं, परियों की झील कह लें या परियों की वो, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, कि वो एक जगह है ये किले से पीछे नदी क्रॉस करके, आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। उन्होंने वहीं, क्योंकि मिस्री किला चढ़ाई पे, तो दूर से दिखा दिया कि वो स्पॉट है, आप गाड़ी लेकर जाएं। वो मस्जिद आपको छोटी नज़र आ रही है, उस मस्जिद के करीब आप गाड़ी रोक दीजिएगा और आप सीधा सीधा नदी के लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करते हुए आप पहाड़ों में चले जाएं। आपको पीछे एक नदी नज़र आएगी, ये सूख चुकी है लेकिन पीछे इन्होंने बंद बांधा हुआ है, वहाँ पे नदी मौजूद है। मेन रीज़न वहाँ भेजने का ये था कि आप वहाँ पे फ़िश पेडिक्योर इंजॉय कर सकते हैं, जो कि थाईलैंड लोग जाते हैं इंजॉय करने के लिए। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ब्रीड है ऐसी मछलियों की जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, और जब आप पाँव अपने डालते हैं उसके अंदर तो छोटी छोटी मछलियाँ आके आपका मसाज करती हैं। वो हज़ारों की तादाद में मछलियाँ जमा हो जाती हैं। हमें बड़ी एक क्यूरियोसिटी हुई कि बिल्कुल जाना चाहिए। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमने बिल्कुल समझा कि ऐसी जगह शायद जाना ज़रूरी है,
किले तो बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, तो ये जगह हम थोड़ा प्रोग्राम में उसको एक सेगमेंट में कवर करते हैं। हमने गाड़ी रोकी। अच्छा, वहाँ पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऑफ कोर्स चांडियो ही वो कबीला है जिसके लोग आज भी वहाँ आबाद हैं। हमने वहाँ पे एक दो बुज़ुर्ग हजरात से इंटरव्यू भी लिया जिनकी जो शायद 70-80 साल की उम्र से वहीं रह रहे हैं और उनको वहीं ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने। उस नदी के अंदर ये प्याज की फसल लगाते हैं, जो प्याज कराची में और बड़े शहरों में भेजा जाता है। उस नदी में प्याज इसके ज़रिए इस तरह कमाते हैं वो लोग, और जो पानी पीछे से थोड़ा बहुत अब आ रहा है। तो वो आप समझ लें कि कच्चे हट्स नदी के दोनों जानिब 15-20 हट ये लोग रह रहे हैं, और ये 500-600 साल से रह रहे हैं। इनकी नस्लें बड़ी होती हैं और किले की रखवाली पे वो समझते हैं कि शायद हमारे बड़ों ने हमें मामूर किया है कि हमें इस किले की रखवाली करनी है। हमारी गाड़ी वहाँ रुकी, उनमें से 2-3 हजरात भी हमारे साथ हो लिए। उन्होंने सोचा कि आए हुए हैं लोग तो वो चले जाते हैं साथ, और आपको अच्छा भी लगता है कि वहाँ के लोग आपके साथ ट्रैवल पैदल ही जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि छोटा सा रास्ता है, गाड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ बाइक नहीं जा सकती, तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। नदी के किनारे चढ़ते हुए आप चलते 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 तकरीबन 10 मिनट पैदल चलते हुए आप एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको वो बंद तालाब एक नज़र आता है। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत नेचुरल प्लेस। ऐसा लगता है शायद इंसान पहले यहाँ पे पहुँचा नहीं होगा। कुछ बदला नहीं है, बिल्कुल अपनी हालत में नेचर वहाँ पे आपको नज़र आती है। 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक नदी है, इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, और आप जब ऊंचा बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ घूम फिर के सुनाई देती है। इतनी वहाँ पे एक शफाफियत, पानी शफाफ, पानी में पाँव डाला, बैठे बड़े बड़े पत्थरों पे, मुख्तलिफ लोकेशन से आप बैठें, और थोड़ी ही देर में वो मछलियाँ आके आपको फ़िश पैडिक्योर का सो जब आप ऐसी जगह पे होते हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं तो टाइम का ट्रैक आप नहीं रख पाते, और आप भूल जाते हैं कि आप मीलों दूर, अपने 1000 मील दूर बैठे हैं किसी बहुत बड़ी जगह पे। सो आप कहते हैं यार कि इसको मज़ीद एंजॉय करते हैं, ये भी कर लेते हैं, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। तो हमारी टीम भी उसी में, कोई वहाँ एंजॉय कर रहा है, कोई ड्रोन पे, कोई अपनी फ़ोटोज़ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिग्नल्स वहाँ नहीं आते मोबाइल के, तो इस तरह हमें पता नहीं चला और 6 बज गए। 3-4 घंटे हमने कैसे वहाँ गुजार दिए, एंजॉय करते, शूट करते। फिर मुझे अपना शो के लिंक्स बहुत सारे लेने थे, कुछ हमने वहाँ गांव वालों के इंटरव्यूज़ लिए, और इस तरह हमने वहाँ पे वक्त गुजारा। एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था। वी वर लविंग इट, वी वर एंजॉइंग इट। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ तो हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। टीम को जमा किया गया, बाकी टीम जल्दी चली गई। मैं, मेरा डायरेक्टर, एक कैमरामैन और 1-2 गांव के लोग हमारे साथ। हमने एंड पे उस बंद पे खड़े होके, जो कच्चा बंद बना रखा था, उस पे खड़े होके एंड का लिंक लिया उस एपिसोड का, ट्रैवलिंग एपिसोड का, और हम लोग फिर उसके बाद अकेले चल दिए गाड़ी की तरफ। हम गाड़ी में पहुंचे तो बाकी लोग गाड़ी पे तैयार थे, हम बैठ गए। पहले मैं ये बता दूं कि गाड़ी में लोग हम किस तरह बैठे, क्योंकि आगे इसके बारे में क्योंकि जो ताल्लुक़ है वो इससे बहुत गहरा है। तो मेरे डायरेक्टर और कैमरामैन पीछे बैठ गए, मैं आगे बैठ गया। अब आगे जो फ्रंट सीट है वहाँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी थी, तो एक हमारा जूनियर ड्राइवर, एक मैं, और लेफ़्ट साइड पे दरवाजे की तरफ हमारे एक सीनियर ड्राइवर बैठ गया। बाकी टीम हमारी, डायरेक्टर साहब, हमारे 2 कैमरामैन, एक ड्रोन कैमरामैन और एक वो हमारे पीछे बैठ गए, 4 लोग ये। अब हमें लगा था कि हमें अंधेरा हो रहा है तो हम बड़ी जल्दी रोड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा भूल गए कि यहाँ से दिन में आने में हमें आधा 1 घंटा लग गया था सिर्फ मेन गेट से मिस्री किले तक और यहाँ तक पहुँचते हुए। अब रात में तो गाड़ी और स्लो हो जाएगी और ध्यान से चलानी पड़ेगी, तो हमें ख्याल करना पड़ेगा, हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। उसी दौरान, क्योंकि वहाँ प्रॉपर मस्जिद भी नहीं है, प्रॉपर आपको अजान भी सुनाई नहीं देती कि मगरिब कब हुई, गाड़ी चली और 40 मिनट लग गए हमें मेन गेट तक पहुँचते पहुँचते, उस कच्चे रास्ते से होते होते। उस वक्त तक अंधेरा पूरा हो चुका था। अब जो सबसे हैरानकुन बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आती है, काफ़ी सारी हैरानकुन बातें, लेकिन एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आती है कि हम पे जो पहला, हमें जो यूं समझें कि हमें जो एहसास दिलाया गया कि वहाँ कुछ पुरस्कार, कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो तब हुआ जब हमारी गाड़ी 1 इंच उस दरवाजे से बाहर निकली, जो मेन गेट है
उस सतून को हमने क्रॉस किया और एक पुरस्रार सी आवाज़ कुछ 8 से 10 सेकंड के लिए आई। एक खातून समझ लीजिए जो कि ऊंची आवाज़ थी, और गाड़ी में तमाम लोगों ने सुनी वो आवाज़, और वो 10 सेकंड की आवाज़ थी जिसने हम सबको हैरान कर दिया। हम अपनी बातों में मसरूफ़ थे और अचानक से वो आवाज़ का आना, तो उसी बारे में गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। मैंने ड्राइवर से भी कैसी आवाज़ थी, उन्होंने कहा यार ये आवाज़ें होती हैं, यहाँ पे गिद्ध होते हैं, यहाँ पे हाइनाज होते हैं, उन्होंने आपस की वो कहानियाँ, तो हमने भी उसको नॉर्मल लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने कहा दरवाजे ऊपर कर दें, शीशे ऊपर कर दें। अब पीछे जो हमारे जो लोग थे उन्होंने साइड पे दरवाज़ा खोला हुआ था, एक साइड पे वो देख रहे थे उसको, डायरेक्टर साहब कोने पे बैठे हुए थे। 30 सेकंड से 1 मिनट हमने ट्रैवल किया होगा उस सुनसान रास्ते पे अंधेरे में, और अचानक पीछे से गाड़ी रोकने के लिए एक सिग्नल दिया गया, धप धप धप, गाड़ी रोकें और आप उतर के आ जाएं। हम उतरे, लेकिन हमारे उतरने से पहले हुआ क्या, जब गाड़ी रोकी तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, जिसका फर्जी नाम हम अहमद इस्तेमाल कर रहे हैं, अहमद साहब जो कि 38 साल की उनकी उम्र है, मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके, वो अचानक से उतर के वीराने में भाग गए और तकरीबन 20 से 25 कदमों के दूर जाके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे कि गाड़ी रोको। एक बच्चा पीछे से दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है, उस बच्चे को हमें साथ लेकर जाना है। अब उस वीराने में बच्चा तो बहुत दूर की बात, कोई जवान भी आपको नज़र ना आए, और थोड़ी हैरानगी, पहले हमने इतना सीरियस नहीं लिया। मेरे साथ जो सीनियर ड्राइवर थे वो उतरे, उनके पास गए, उन्होंने कहा है बच्चा, तो उन्होंने कहा 2 कब्रिस्तान रास्ते में थे, दोनों कब्रिस्तानों से जब गाड़ी ने क्रॉस किया है तो यही बच्चा वहाँ से गाड़ी के साथ भागा है और वो गाड़ी के साथ जाना चाहता है, हमें इस बच्चे को साथ लेकर जाना है। खैर हमें थोड़ा फील हुआ कि शायद इतना सीरियस उस वक्त हमें नहीं लगा, हमने बोला शायद पता नहीं क्या है, लेकिन एक इंसान की जो अक्ल है वो दंग रह जाती है कि क्यों हो रहा है ऐसा। हमने भी उसको सोचा और उन्होंने उसको असलम साहब को जो है वो बिठा दिया मेरे साथ, गाड़ी में आ गए। अब मेरे लिए ऐसा वाकया पहली दफ़ा था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं किया, गो कि डर तो लगा लेकिन हावी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, शायद उनको अपने साथ बिठा दिया। अब उनको मैंने थोड़ा सा गले भी लगा लिया क्योंकि उनकी सांसें फूली हुई थीं, वो चीख रहे थे, बच्चा बच्चा कर रहे थे, और ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी चलाओ। दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं थी उस रोड पे, कोई कच्ची गाड़ियाँ, जो जब हम आ रहे थे तो हमें बहुत सारी कच्ची गाड़ियाँ नज़र आई थी जिसमें गधा गाड़ी, इस तरह के लोग, साइकिल पे लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी अब नहीं थे। गर्ज के उस रोड पे हमारे अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक रोशनी नहीं थी, सिर्फ जो रोशनी थी वो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ही थी। अहमद साहब जो हैं वो अब उनकी हालत बतदरीज बिगड़ रही थी, सांसें मज़ीद तेज़ हो रही हैं क्योंकि मैंने उनको हक किया हुआ है। मुझे डर था कि वो उतर के ना भाग जाएं, ड्राइवर को ना छेड़ें कुछ, और उनकी एक ही ज़िद थी कि गाड़ी रोको, बच्चे को साथ लेकर जाना है। बच्चा अभी भी गाड़ी के साथ भाग रहा है। अचानक गर्दन उनकी कभी उल्टी साइड कभी सीधी साइड मुड़ जाती थी कि जैसे उनको कोई बुला रहा है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, कि गाड़ी रोको, हमें साथ जाना है। बच्चे का जो साइज वो उन्होंने बताया, जो हैरानकुन बात है, वो कहते हैं कि आसिफ भाई आपसे बड़ा बच्चा है साइज में, बच्चे का जो साइज है वो आपसे बड़ा है। क्योंकि अचानक से अहमद साहब को ये लगा कि हमारा जो ड्राइवर है उसने बच्चे को मार दिया। गाड़ी चल रही थी, वो चीखे अचानक, और अचानक से गम में चले गए कि ड्राइवर ने बच्चा मार दिया, और इतना बड़ा बच्चा, बड़े से मुराद बताने का कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कि आपके साइज से बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा आपके सामने आया और आपने उसको मार दिया, वो मर गया। तो प्लीज़ आप गाड़ी रोकें और मुझे दिखाएं कि क्या गाड़ी का जो बम्पर है उस पर खून मौजूद है। अब ये बात मेरी समझ से तो बाहर थी। मैंने खैर उनसे कहा कि ठीक है हम गाड़ी रोकेंगे, लेकिन आगे जब
रोशनी हमें नज़र आएगी कहीं पे तो हम गाड़ी रोकेंगे, आपको दिखाएंगे, बेफिक्र रहें आप। इस दौरान उन्हें प्यास लगी, वो बार बार कहते रहे कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, गाड़ी रोको, मुझे पानी पीना है। लेकिन मुझे उस वक्त शायद यही मुनासिब लगा कि गाड़ी रोकना ठीक नहीं है, मुझे शायद गाड़ी को चलते रहना चाहिए। ड्राइवर भी अपनी तरफ से, उसको मैंने कहा कि तुम गाड़ी मजबूत हाथों से पकड़ो, अगर ये कुछ करें तो ख्याल करना। बट ड्राइवर ही वॉज अ यंग बॉय, 22-23 साल का पठान लड़का, सो ही कंट्रोल्ड इट वेल। सो इस दौरान एक गुफ्तगू चल रही थी उनके साथ, क्योंकि रेडियो से ताल्लुक़ है तो बोलने में तो काफ़ी एक महारत रखते हैं हम, लेकिन ऐसी सूरत हाल में बात से बात निकालना, उनका ध्यान किसी और तरफ लेकर जाना, एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन मेरे लिए पैदा हो चुकी थी। टीम काफ़ी डर चुकी थी, डर मैं भी गया था, बट जो मुझे आयतें आती थी उस वक्त, आयतुल कुर्सी, सूरह नास और कलमा, इस तरह की जितनी भी जो मुझे आयतें और सूरतें आती थी, मैंने पढ़ना स्टार्ट की। इस दौरान उनको प्यास बहुत लग रही थी, गाड़ी रुकवाने पे बजिद थे, ड्राइवर के ख़िलाफ़ हो चुके थे कि इस ड्राइवर ने बच्चा मारा है। हमने उनको ये कहा कि बच्चा बच गया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनको अब नो ना कहूँ आगे से। वो कह रहे हैं बच्चा है, तो मैं कहता था हाँ बच्चा है, मैंने भी देखा है, हाँ भाग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिठा लेंगे आगे जाके, अभी यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, आगे बिठाएंगे। बच्चा मर गया है? नहीं, बच्चा मरा नहीं है, ड्राइवर ने कट लिया, गाड़ी साइड पे पत्थर पे लगी, इसलिए आपको महसूस हुआ है झटका वटका। बच्चा मरा नहीं है, बच्चा है, गाड़ी में आगे चल के बिठाएंगे। और वो बजिद थे कि मुझे अभी ही गाड़ी रोक कर खून देखना है। हमने उनसे बेट लगाई कि मैं साहब आप देख लें भाई, मैं अगर खून ना मिला तो आप हमें खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा हाँ खाना भी खिलाऊंगा। नाम उनको एक शख्स का बिल्कुल ज़बानी याद था, जिस शख्स की मैं उनसे बात कर रहा था, आपके घर में बेटी कैसी है, अम्मी जान का सुनाएं। अरे कोयटा का तो बताएं, कोयटा में कब हम शूट, हमारा एक प्लान था कोयटा पे शूट करके नेक्स्ट शूट के हम कोयटा जाएंगे, उसका बताएं। हाँ वो सेट है, वो डन है पहले। लेकिन घूम फिर के हर बात के एंड में वो बच्चा आ जाता था, तो मुझे कोई दूसरी बात शुरू करनी पड़ती थी बच्चे के बाद। तो ये 30 से 40 मिनट की कॉन्वर्जेशन उनके साथ चलती रही, और किसी ना किसी तरह मैं उनको मनाता रहा कि आपकी सारी मैं बातें मानूंगा, लेकिन जब मुझे कहीं रोशनी नज़र आएगी। गाड़ी हमने रुकने नहीं दी, क्योंकि हमें डर था कि शायद गाड़ी रोकी तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। जब तक गाड़ी चल रही है तो हम महसूस थे, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जिस तरह हॉरर मूवीज़ हम देखते हैं ना, कुछ चीज़ आपका पीछा कर रही है और आप भाग रहे हैं अंधेरे में और गाड़ी चल रही है, और एक वो कैफियत जो मेरे माइंड में थी कि एक हॉरर मूवी और यहाँ भी अंधेरा और इधर भी अंधेरा, और एक बस जो नज़र आ रहा है, और एक सेकंड के लिए मुझे डर लगता था कहीं वो जो बच्चा कर रहे हैं वो मुझे उस गाड़ी की हेडलाइट्स में नज़र ही ना आ जाए सामने। तो एक डर भी था कि यार ये किसी भी लम्हे मुझे भी नज़र ना आ जाए, मतलब इतना वो जो बजिद हैं। तो मैं भी डर के सामने देख रहा था, कोशिश मेरी थी कि मैं भी सामने ना ही देखूं और उन्हीं की तरफ ध्यान रहे मेरा। और ड्राइवर भी क्योंकि डरा हुआ था, वो भी सहम चुका था कि यार ये क्या है बच्चा, और वो भी बड़े ध्यान से तेज़ भी चला रहा था, और कच्चा रास्ता था, वो टेढ़ा मेढ़ा भी है थोड़ा सा, तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा था। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे वो जो गाड़ी का जो मैंने शुरू में एलिमेंट बताया कि गाड़ी तब्दील की गई, पहली गाड़ी थी वो ख़राब हुई, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद समझ लें कि अगर वो गाड़ी होती और उस गाड़ी पे हम रनिंग कोट आ जाते और ये सूरत हाल हो जाती, और वो गाड़ी जो वहां खराब हुई वो यहां कहीं खराब हो जाती, तो सूरत हाल शायद आज बड़ी मुख्तलिफ होती, मुझे ऐसा लगता है। सो अल्लाह ताला कुछ चीज़ें कुछ आपकी ना मदद हो जाती है गायब से। तो गाड़ी का तब्दील होना, गो कि हम लेट हुए, हमारा शूट लेट हुआ, एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त से हमें अगर कुछ बचा रहा था तो वो एक अच्छी गाड़ी जो कि कच्चे रास्ते पे मजबूती से जा रही थी। कोशिशें हो रही थी कि गाड़ी रुक जाए। अब वो रास्ता करीब था, क्योंकि मुझे हाईवे का इंतज़ार था कि हाईवे जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे कोई होटल मिलेगा, तो मैं चाह रहा था कि कुछ लोग हों जहाँ मैं गाड़ी रोकूं और एक सूरत हाल का जायज़ा लूँ, बिकॉज मुझे कराची वापस जाना था। अब संडे स्टार्ट हो चुका था, और संडे या सैटरडे मेरे ख्याल में, हाँ ये सैटरडे की सॉरी सैटरडे स्टार्ट हो चुका था। हमने संडे तक वहाँ रुकना था। हमारा प्लान था कि हमने फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ये शूट कवर करना है, लेकिन हाँ ये फ्राइडे को हम गए थे। सैटरडे की रात को मेरा शो होता है, तो मैंने सोचा कि 12 से 2
का शो अगर कराची जल्दी पहुंच गया तो शो भी कर लूँगा। माइंड में मैंने ये सोचा हुआ था, लेकिन ये सूरत हाल पैदा हुई तो वैसे हमारा शूट संडे तक था। खैर हमने सोचा कि या तो गेस्ट हाउस रुक जाएंगे अगर सिचुएशन ख़राब हो गई, लेकिन ये तमाम तर डिपेंड करता था कि अभी अगले 2 घंटों में क्या होने वाला है। सिग्नल्स नहीं थे कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर सकता कराची, और वेट था कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ गाड़ी रोकी जाए। तो फाइनली अल्लाह अल्लाह करते हम पहुँचे, उनको बातों में लगाया, बहुत ज़्यादा बातों में लगाया कि मैं शायद, हमें लगता है कि शायद हम खामोश हो जाते तो वो हम पे हावी हो जाते। तो ये भी अल्लाह ने करम किया कि उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल रही कि मुख्तलिफ दिमाग काम करता रहा और कुछ ना कुछ बात से बात निकलती रही और उसको हम कंट्रोल कर गए। हाईवे पहुंचे, 5 मिनट बाद ही उल्टे हाथ पे एक सिंधी होटल, जहाँ पे एक छोटा सा होटल होता है, एक तो होटल होते हैं जहाँ पे ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रकों के अड्डे, वो वाला होटल नहीं, उससे भी एक छोटा कच्चा होटल। वहाँ पे गाड़ी रोकी, 5-6 गाड़ियाँ पहले खड़ी हुई थी वहाँ पे, हमने गाड़ी रोकी और सबसे पहले उनको उतार के हमने कहा कि अहमद भाई आप चेक करें गाड़ी का खून। उतरे, उन्होंने बोनट देखा, बम्पर देखा, कहीं उनको खून नज़र नहीं आया। हमने कहा अहमद भाई आपको सुकून हो गया, तसल्ली हो गई, आपको चेक करवा दिया, अब बताएं खाना खिला रहे हैं आप? हाँ खाना मैं खिलाता हूँ आपको, मुझे सुकून हो गया, तसल्ली भी हो गई उनको कि हाँ वो मरा नहीं है। लेकिन वो जो हमारा बोनट उड़ा था और उस पर जो रस्सियां बंधी थी, जो अब तक बंधी थी, क्योंकि वो अब कराची जाकर गाड़ी ने ठीक होना था, तो उसे पकड़ के उन्होंने कहा कि यार वो देखो मुझे ये लग रहा है कि बच्चा इससे लग के मरा है क्योंकि ये हिल रहा है। अब हम थोड़ा सा शॉक्ड हुए कि इनको सब याद है सिवाय इस बात के कि आते हुए हवा से ये गाड़ी का जो बोनट है वो उड़ गया था। खैर हम अंदर बैठे जाके, और छोटा सा बाहर सेहन में कुछ टेबल थे, कुछ एक कच्चा उसने हट टाइप बनाया था, और हम अंदर जाके बैठ गए, टेबल लगाया, कुर्सियां लगी। अब तक मेरे लिए चीज़ें कंट्रोल में थीं और मैं समझ रहा था कि चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी बात उन्होंने अचानक से कह दी जो आज तक मैं समझ नहीं पाया, और उसके बाद मैं डर गया। वो जो वेटर था वहाँ पे, एक सिंधी लड़का, सफ़ेद कमीज शलवार में, होगा कोई 28-30 साल का, वो आया ऑर्डर लेने के लिए कि अदा सही आप क्या खाएंगे। तो हम अभी पहले क्या बोलते या क्या बताते, अहमद साहब ने उससे बोला कि और मुख्तार, अदा मुख्तार क्या हाल है। अब 1 सेकंड के लिए मैं रुका, मैंने कहा ये बोल रहे हैं, और क्यूरियोसिटी बढ़ती इससे पहले के जवाब आगे से आ गया कि साईं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अचानक से मैंने कहा आपका नाम मुख्तार है? कहते हाँ साईं मेरा नाम मुख्तार है। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि चीज़ें अब सीरियस हो रही हैं, क्योंकि इतनी दूर ना कभी अहमद साहब उस जगह पहले गए हैं, ना उस कच्चे होटल पे कभी पहुँचे, ना वो मुख्तार को कभी मिले हैं ज़िंदगी में, ना मुख्तार कभी उनको ज़िंदगी में मिला है, ना वो शख्स हमारे सामने पहली दफ़ा आया है अभी जब हम साथ बैठे हैं। अहमद साहब को 1 मिनट हमने नहीं छोड़ा कि वो किसी से जाके बात करें और नाम पूछें, और उनको उसका नाम मालूम था। तो वो जो चीज़ भी उनके ऊपर हावी थी, वट एवर, उस एरिया के बारे में उनको सब पता लग रहा था कि वो क्या, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है। खैर खाना आया, हमने खाया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की। तो अहमद साहब का जो ज़्यादातर इंटरेस्ट रहा वो एक अचार की तरफ, दूसरा उनको चाय की डिमांड हुई बाद में कि चाय पीनी है। एक कैफियत, अच्छा अहमद साहब जो है बड़ा हंसी मजाक वाले लोग हैं, और उस पूरी टीम के अंदर 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आपस में नोक झोंक करते रहते हैं। हमारी टीम के अंदर एक और कैमरामैन जो कि उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते थे, और एक दूसरे को जो दोस्त करते हैं आपस में हंसी मजाक किसी भी हद तक, वो एक उनका ओपन मजाक चलता है। अब वो भी कोशिश कर रहे थे मजाक की, लेकिन अहमद साहब जब से वो उतरे थे गाड़ी से तब से लेके अब तक एक दफ़ा मुस्कुराए नहीं थे। उनकी हंसी बंद हो चुकी थी, बोलना तो स्टार्ट कर चुके थे, हंसी उनकी दूर दूर तक नहीं थी, जबकि वो हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाले और हंसी मजाक वाले इंसान है।
वो खाना खाया, उन्होंने चाय पी। मैं अपने हाथों से उनको खाना भी खिला रहा था कि शायद उनका मुंह का थोड़ा टेस्ट बदले कुछ, तो आपका इंसान का दिमाग, जो मैं अपनी सोच उस वक्त लड़ा सकता था, एक इंसानी सोच मैंने लड़ाई कि इनका ध्यान बदलूंगा, थोड़ा टेस्ट बदले, लोगों में आए हैं तो इधर उधर ध्यान जाए, वो देखें वो क्या कर रहा है, वो देखें यार वो उनका वो तो इस तरह करके हमने वहाँ पे आधा एक घंटा गुजारने की कोशिश की। शुरू में तो आधे घंटे तक उनकी कैफियत वही थी, बच्चा और ये सब, और ये क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ होगा, वो ये वो। तो बाद में जब बिल की बारी आई, तो क्योंकि उनसे पहले मैं कह चुका था कि भाई आप बिल आप दोगे, देख लो। मैं कहा हाँ, मैं बिल जो हूँ मैं आपको वो दूंगा। बिल बना 1700 कुछ रुपए, वो लाया। इनके पास 1000 या 900 कुछ रुपए थे। अब मैंने सबको इशारा कर दिया कि खबरदार इनको कोई पैसे ना दे। तो मेरे जहन ने सोचा कि शायद उनको अब कोई टेंशन दूंगा मैं, लेट सपोज कि उनको मैं ये बिल की टेंशन दे दूँ, पैसे नहीं है हमारे पास, अब आप बिल पूरा करें, आपने बोला था कमिटमेंट। सो शायद उनका ध्यान उस बच्चे से हट जाए, कुछ इस तरफ टेंशन लें वो। तो उससे पहले मैं उनको काफ़ी टेंशन देने की कोशिश कर रहा था, यार हम लेट हो गए हैं, हम ये हो गया है, उनको किसी चीज़ की कोई वो ऐसा टेंशन नहीं थी। सो उन्होंने उस टेंशन को फील किया, क्योंकि पैसे देने थे, अब होटल वाला मांग रहा था, हम भी खड़े हो गए। आधा घंटा हमने उनको उस टेंशन में रखा, आधे बल्कि शायद 1 घंटे तक मैं बैठा रहा। मैंने फ़ोन पे चैनल में भी एक कॉल कर दी थोड़ी छोटी सी कि यार कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम कल के बजाय आज वापस आ रहे हैं। ये इतना मैंने बता दिया था, डिटेल मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था बताना। मैंने कहा हम कल के बजाय आज आ रहे हैं। तो खैर हम आए, और जब उन्होंने बिल दिया तो पैसे बाद में हमने पूरे किए। मैंने इशारा कर दिया कि दे दो, किसी ने 200-300 करके पैसे पूरे करके होटल वाले को दिए, और इनको गाड़ी में बिठा के हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ दोबारा चल पड़े। 40 मिनट में 45 मिनट में हम पहुंच गए। रात का टाइम था, ट्रैफिक कम थी, बड़ी स्पीड में हमने ट्रैवल किया। और वहाँ पहुँचने के बाद एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ताल्लुक़ है उनका गहरा, साथ हमने काम भी किया, सीनियर भी हैं। तो उनसे कमिटमेंट थी कि जब आप आएंगे तो मुझसे मिलकर लाजमी जाएंगे। तो हमने सोचा कि यार अच्छा उनसे मिल भी लेंगे, और कुछ सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो उनकी मदद भी ले लेंगे। हम पहुँचे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, वो भी वहाँ उस इवेंट में मौजूद थे। उसूली तौर पे तो हमें एक रात और भी रुकना था, क्योंकि अगला दिन भी था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम वहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि चीज़ें खुद अपने कंट्रोल में लेनी थी। उनके पास गए, वो बाहर निकल कर आए, उनको कॉल की, वही बड़े मसरूफ़ थे, और 10,000 का मजमा वहाँ जमा था। बहुत ज़्यादा लोग थे। अब अपनी तारीख का मेरे ख्याल में मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स एंजॉय किए हैं, बहुत इवेंट्स की होस्टिंग की है, बट मेरे ख्याल में एक इतना बड़ा मजमा मैंने नहीं देखा पहले। बहुत एक बड़ा मजमा वहाँ मौजूद था। खैर वो बाहर आए, उनसे मुलाकात हुई। मैंने सोचा कि यार अब हम एक शूट तो कर नहीं रहे हैं, कल वाला एपिसोड अब हम नहीं कर रहे, सो हम आपके साथ आज की एपिसोड ही वाइंड अप करेंगे, और आज ही आप एक छोटा सा लिंक दे दें तो कल वाला शूट अब नहीं होगा। हम जा रहे हैं, उसके लिए माजरत। और जिन्होंने हमें इनवाइट किया तो उनको हम बाद में सिचुएशन बता देंगे कि क्या हुआ है हमारे साथ। फ़िलहाल हमें वापस जाना है। सो खैर उनसे बात हुई, 2-3 मिनट का उन्होंने लिंक भी दिया, क्योंकि हमने उस एरिया को कवर करना था। कल के लिए कुछ और प्लान्स थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिए। लेकिन वो लिंक लेना ज़रूरी था ताकि चीज़ें हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाए हमारी। उन्होंने लिंक एंड किया, वाइंड अप किया उनके नाम पे हमने। और अंधेरे में जब भी हम कोई शूट करते हैं, अच्छा 2 एंगल से हम शूट कर रहे थे, दोनों कैमराज हमारे पास थे। अहमद साहब को हमने गाड़ी में बिठा के रखा बाहर, और गाड़ी के करीब ही हम खड़े होके उस हॉल के ग्राउंड के पास लिंक ले रहे थे। जब भी अंधेरे में शॉट लिया जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको चेक करें कि शॉट सही आया है, लाइट सही है। वैसे तो कैमरामैन खुद बड़े समझदार होते हैं, लेकिन तसल्ली के लिए कि यार दिखाओ मेरा अंधेरा तो नहीं आ रहा, फेस सही आ रहा है। तो साकिब भाई ने भी, मैंने भी तसल्ली से चेक किया, और हमने कैमरास क्लोज किया वहाँ पे। ये वो लास्ट शॉट थे जो हमने लिए और देख कर लिया। गाड़ी में बैठे फ़ौरन से निकले, माजरत की वहाँ की मैनेजमेंट से, और हम जामशोरों से निकलकर एक जैसी मेन हाईवे पे हम आए, हैदराबाद मोटरवे कह लें आप उस पर, या जो भी अब हाईवे कहते हैं M9, उल्टे ही हाथ पे
हमारी तरफ ही हमें एक होटल बड़ा नज़र आया। हम वहाँ रुके, हमने वहाँ चाय पी, प्याला चाय वो एक, तो वहाँ बैठे। अब वो हंसना मुस्कुराना शुरू कर चुके थे। अब हमें नॉर्मल लगा, वो हंसी मजाक दोबारा दोनों का शुरू हो गया। और ये अब थोड़ा सुकून आया कि हाँ वो अब उस असर से बाहर निकल आए हैं। ये अब ये अपनी बातों में बच्चे का जिक्र भी कम हो गया था। पहले हर बात में था, अब 10-15 मिनट बाद एक दफ़ा यार वो बच्चा बच गया होगा, हाँ बच्चा बच गया होगा। एक फिक्र थी उनको कि बच्चे को कुछ हो ना गया हो। 1.5 घंटा लगा हमें कराची आने में। 9-9:30 बजे, 9:30 बजे हम वहाँ से निकले 10 बजे, और 11:30-12 बजे तक हम चैनल पहुँचे। जब चैनल पहुँचे हम तो अहमद साहब ऊपर बैठ गए कंप्यूटर पे, और उन्होंने कार्ड्स की जो एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है उसको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया या कंप्यूटर में सेव करना शुरू कर दिया। ड्रोन का कार्ड उन्होंने जल्दी किया कॉपी, क्योंकि शायद वो ड्रोन कहीं और जाना था शूट के लिए। मुझे उनकी फ़िक्र भी थी कि उनको घर कैसे छोड़ेंगे। तो जो सीनियर ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि मैं इनके घर के करीब ही रहता हूँ, तो मैं इनको अपनी बाइक पे लेकर जाऊँगा, और इनकी बाइक यहीं रहेगी रात को, तो मैं इनको ले जाता हूँ घर। वो उनको घर ले गए, क्योंकि मेरी गाड़ी भी नहीं थी। मुझे खुद गाड़ी मैंने ऑर्डर की, और क्योंकि 2-3 दिन का शूट था तो मैंने मुनासिब समझा कि गाड़ी इस चैनल पे ना ही खड़ी करूँ। घर पे थी गाड़ी, तो मैंने गाड़ी ऑर्डर की और मैं घर आ गया। घर आया 2-3 बजे तक मैं सो गया, और शो मिस हो चुका था। जब मैं सुबह उठा तो मुझे 3 बजे कॉल आई। मैं सो ही रहा था 2-3 बजे तक, तो मुझे कॉल आई अचानक। तो नींद की हालत में ही मैंने कॉल रिसीव की चैनल से, और एक कैमरामैन कह लें या एक असिस्टेंट कैमरामैन की तरफ से कॉल आई कि सर वो एक इशू हो गया। तो मैंने पूछा क्या इशू हो गया। उन्होंने कहा सर कि दोनों कैमराज में डाटा नहीं है। कैमराज के कार्ड जो हैं, जो कार्ड हमने भिजवाए थे एडिटर्स को, वो ये कह रहे हैं कि कार्ड खाली हैं। अब हमारे हिसाब से वो दोनों कार्ड फुल हो चुके थे। तीसरा कार्ड हमने यूज नहीं किया था, 3rd डे वाला, लेकिन 2 कार्ड हमारे 2 एपिसोड्स फुल थी। एक रनिंग कोड की एपिसोड, और एक हमारा जो 1 दिन का 2 दिन में हमने उनको कवर किया किसी भी तरह। एक एपिसोड हमने ये बनाई। अब 2 एपिसोड उस कार्ड के अंदर उसूली तौर पे होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गायब थी। अब मैं टेंशन में आ गया, ये तो हमारी मेहनत थी और एक इन्वेस्टमेंट भी होती है उसके ऊपर। फिर हमारा तमाम तर जिन्होंने हमें वहाँ पे स्पॉन्सर किया, हमारी रिहाइश का देखा, खाने का देखा, तमाम तर चीज़ें, उनको क्या जवाब देंगे। तो खैर मैंने कॉल काट के कॉल की अपने सीनियर को। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये तो समझ से बाहर है, हाँ ये हुआ है। उनको मैंने पूरा वाकया बताया कि इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। रात को मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, आप सो गए होंगे जब हम वापस आए, और मैं उनके बीच में तो कॉल नहीं करना चाह रहा था, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि शायद मैं समझा भी नहीं पाता। तो ये सूरत हाल हुई है, और अब मुझे बताया जा रहा है कि डाटा नहीं है। उन्होंने भी अपने एंड पे चेक किया और ऑर्डर दिया कि इसको आप चेक करें, और आईटी टीम को भिजवाया गया कार्ड, एडिटर्स और ईएनटी डिपार्टमेंट को, कि ये डाटा चाहिए। मंडे से वेंसडे तक 2 दिन का टाइम उन्होंने लिया अपने एंड पे। उन्होंने तमाम तर चेक किया कार्ड्स को, और वेंसडे को हमें जो जवाब मिला वो ये जवाब था कि इन दोनों कार्ड्स में आज तक कभी भी डाटा नहीं था, कभी डाटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। आपके शूट की तो बात ही नहीं की जा रही है, आपके शूट से पहले भी है, जब से कार्ड बने हैं आज तक, ये बिल्कुल न्यू कार्ड्स हैं। इन पे डाटा नहीं है, हो था ही नहीं कभी। एक बिट डाटा रिकवर नहीं हो रहा है इनसे। और मैं एक कार्ड की बात नहीं कह रहा, एक कार्ड क्रैश हो सकता है, या एक कार्ड, अच्छा वो क्रैश नहीं हुए हैं कार्ड, वो उन पे दोबारा रिकॉर्डिंग हुई है, और वो शायद आज भी चल रहे हैं, वो दोनों कार्ड्स वो सही चल रहे हैं। उसके बाद जितना डेटा रिकवर होता है, रिकवर हो जाता है। हमारे शूट तक से पहले का कोई डेटा उस पर नहीं है। अब ये बड़ा एक हैरानकुन जवाब था, हमारे लिए बड़ा शॉकिंग भी था। अब मेरी मैनेजमेंट भी थोड़ी सी शॉक हो गई कि ये वाकई कुछ सीरियस है। दोनों कार्ड से डाटा, चलो ठीक है, अगर डाटा किसी ने डिलीट किया है या गलती से किसी से डिलीट हो गया तो रिकवरी में, और वो कोई मेमोरी कार्ड नहीं है मोबाइल वाले, मेमोरी कार्ड से भी डेटा रिकवर हो जाता है। वो बात कर रहा हूँ मैं सोनी के बड़े ऑफिशियल लाखों के कार्ड्स जो यूज़ होते हैं चैनल्स में, बड़े कैमरास में,
वो इतनी जल्दी ना क्रैश होते हैं, ना इतनी जल्दी उनसे डाटा डिलीट हो भी जाए तो रिकवर हो जाता है। इतनी टूल्स मौजूद हैं कि उन प्रोफेशनल कार्ड्स हैं क्योंकि। लेकिन एक बिट डाटा हमारा शूट से पहले के भी कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई। मैनेजमेंट को भी चीज़ें समझ आई और उन्होंने कहा कि इस चैप्टर को क्लोज कर दें, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। सो ये एक सिलसिला था मिनहाज भाई, और इंशाल्लाह ये तो देखेंगे कभी कभी और किसी ने कुछ रनी कोट के बारे में बताया, कुछ मंजर आम पे आया, या आपको कभी किसी ने कुछ बताया मेरी इस कहानी के बाद, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और ये कहानी जो मैं आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। खैर, ये थे आसिफ रियाज मलिक, जो कि हमारे एक स्टेशन के रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और एक होस्ट भी हैं। तो इनका एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं। तो इन्होंने अपना ये वाक़या हमसे शेयर किया रनी कोट का। अजीब बात ये है कि इसी जगह से थोड़ा दूर हिंदुस्तान के बॉर्डर के उस पार राजस्थान में एक इसी तरह का फोर्ट मौजूद है जिसको भनगढ़ फोर्ट कहते हैं। उधर भी सिमिलर यही चीजें होती हैं। यहां तक कि वो जगह इतनी पजेस्ड है कि उसको चारों दीवारों से सील कर दिया गया है। यहां तक कि उसके अंदर भी कोई नहीं जा सकता। वहां के लोकल लोग जो हैं उनके बकौल रात को उस फोर्ट के अंदर से चलने फिरने की आवाजें आती हैं, लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं, हंसने की आवाजें आती हैं। और कोई होता नहीं, कोई दिखता नहीं। रनी कोट अभी माजी में बहुत मशहूर हुआ था, बहुत टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। लेकिन वहीं के लोकल्स ये भी कहते हैं कि दिन दिन तक तो ये फोर्ट सारे बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है इनकी हकीकत कुछ और ही हो जाती है। कुछ ऐसे और वाकयात भी पेश आए हैं जो वहां के रहने वाले हमसे शेयर कर चुके हैं। जैसे अचानक से किसी औरत का नजर आना, जैसे खामोशी में किसी की बातें करने की आवाज आना, या फिर किसी की प्रेजेंस का महसूस होना, जबकि दूर दूर तक कोई भी वहां नहीं होता। सोचिए, जिस जगह पे अभी बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसकी हकीकत तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप उसका मुकम्मल सच जानते हैं? आपको लग रहा होगा कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहां आपके अलावा कोई नहीं, लेकिन शायद ये आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। हो सकता है कोई और भी उधर मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, मगर वो आपको जरूर देख सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।